आज हम लोग अर्थ मूवमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी में इसे भू संचलन बोलते हैं। इसे इससे निर्मित तज्जनित भू आकृतियाँ यानी इससे निर्मित आकृतियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो अर्थ मूवमेंट्स नॉर्मली जो भू संचलन होता है वह पृथ्वी के सतह पर घटित होते रहते हैं। भू संचलन मूल रूप से दो प्रकार का लॉन्ग टर्म चेंज दीर्घकालिक परिवर्तन, शॉर्ट टर्म चेंज लघुकालिक परिवर्तन के रूप में होता है। दीर्घकालिक परिवर्तन मंद गति से होता है। इसके विपरीत लघुकालिक परिवर्तन अचानक तथा शीघ्रता से घटित होते हैं। जैसे दीर्घकालिक परिवर्तन का उदाहरण नदियों द्वारा पहाड़ों का कटाव है, जबकि लघुकालिक परिवर्तन के अंतर्गत भूकंपीय घटना, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि को रखते हैं। धरातल को प्रभावित करने वाले बलों को दो वर्गों में रखा जाता है। एक को इंडोजेनेटिक फोर्स अंतर्जात बल, दूसरे को एक्सोजेनेटिक फोर्स बहिर्जात बल बोलते हैं। अंतर्जात बल के अंतर्गत दो प्रकार के बल होते हैं। एक को डायस्ट्रोपिक फोर्स पटल विरूपणी बल कहते हैं, जो कि मंद गति से होता है, जबकि दूसरा सडन इंडोजेनेटिक फोर्स आकस्मिक अंतर्जात बल होता है। पटल विरूपणी बल के अंतर्गत भी हम लोग दो प्रकार के बल को रखते हैं। एक महादेश जनक बल जिसको इपोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, दूसरे को पर्वत निर्माणकारी बल और ओरोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। महादेश जनक बल के अंतर्गत ऊपरीमुखी बल, अधोमुखी बल होता है, और पर्वत निर्माणकारी बल तनाव और संपीड़न के द्वारा फॉल्ट और संपीड़न के द्वारा वलन और रैपिंग का निर्माण होता है। जबकि एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत इरोजन और वेदरिंग को रखते हैं। इरोजन रिवर वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, सागरीय तरंग ओसनिक वेव्स के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा और पेरी ग्लेशियर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट रूप्स में अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अंतर्जात बल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि पटल विरूपणी बल डायस्ट्रोपिक फोर्स और सडन मूवमेंट आकस्मिक संचलन को रखते हैं। पटल विरूपणी में बल मंद गति से कार्य करता है, जबकि आकस्मिक संचलन में शीघ्रता से परिवर्तन होता है। डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स जो होते हैं, जिसको हम लोग पटल विरूपणी बल या विकृतिक बल बोलते हैं, ये दीर्घकालिक परिवर्तन का परिणाम होता है। तो जो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स होता है अफेक्ट द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के क्रस्ट को, पृथ्वी के भूप्रवटी को प्रभावित करती है और ब्रिंग चेंजेज इन द लैंडफॉर्म और स्थलाकृतियों में परिवर्तन लाती रहती है। डायस्ट्रोफिज्म में वर्ड कोबर ने दिया था, तो सर्वप्रथम उन्होंने ही कोबर ने डायस्ट्रोफिज्म वर्ड्स का प्रयोग किया। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डायस्ट्रोफिज्म जो है एंडोजेनेटिक फोर्स का ही एक पार्ट है, जिसमें कि धीमी गति से संचलन होता है। पटल विरूपणी बल जो होते हैं वो लंबे समय तक चलती रहती है और भूप्रवटी में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है। इनके अंतर्गत लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार की गतियों को सम्मिलित करते हैं। लंबवत संचलन के द्वारा महादेश जनक बल इपोजेनेटिक फोर्स एक्टिवेट होता है, कार्य करता है, जबकि क्षैतिज बल के द्वारा पर्वत निर्माण होते हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा बृहद स्थल रूपों का सृजन होता है। तो डिटेल्स में हम लोग आते हैं। इपोजेनेटिक मूवमेंट जिसको महादेश जनक बल कहते हैं या महादेश जनक संचलन कहते हैं। तो एप्रोजेनेटिक शब्द जैसा कि ग्रीक वर्ड है, ये इसका अर्थ है कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट, यानी कि महाद्वीप निर्माणकारी संचलन। इन गतियों में विशाल महाद्वीपीय क्षेत्रों का उत्थान, अपलिफ्टमेंट या निमज्जन सब्सिडेंस होता है। इस संचलन द्वारा उत्थान, अपलिफ्टमेंट, अवतलन, सब्सिडेंस, निर्गमन, इमर्जेंस, निमज्जन सब्सिडेंस की क्रियाएं होती हैं। यह मुख्यतः लंबवत संचलन द्वारा होता है, जो स्थल रूपों में उत्थान तथा धसाव उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो उत्थान बल है, अपलिफ्टमेंट है, उसको कई नाम से ऊपरीमुखी बल अपवार्ड फोर्स
निर्गमन बल इमरजेंस फोर्स कहते हैं, लेकिन इन सभी में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो अपवार्ड फोर्स है यानी ऊपरमुखी बल है वो महाद्वीपीय भाग में होता है, जबकि इमरजेंस फोर्स निर्गमन बल है ये सागर में जो डूबे हुए भाग होते हैं उनके बाहर निकलने को इमरजेंस कहते हैं। तो इनके द्वारा अंतर्जात बलों से प्लेट्यू और कोस्टल रीजन्स ये सब उठते हैं। तो ये हम लोग को समझ में आ गया अपलिफ्टमेंट और इमरजेंस में क्या अंतर है। अपलिफ्टमेंट महाद्वीपीय भाग में होता है जबकि इमरजेंस सागरीय भाग में होता है। इसी प्रकार से सब्सिडेंस में निमज्जन में भी दो प्रकार का बल है। तो सब्सिडेंस में अगर मान लीजिए कि महाद्वीपीय हिस्सा है और वहाँ पर कोई लंबवत बल के द्वारा कोई नीचे जा रहा है तो उसे अवतलन कहते हैं। वहीं सागर के नीचे सागर में नीचे जाने से लंबवत बल के द्वारा इसे सबमर्जेंस कहते हैं। तो सबमर्जेंस और सब्सिडेंस में भी थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओरोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। तो ये पर्वत निर्माणकारी बल है। ओरोजेनेटिक मीन्स माउंटेन बिल्डिंग यानी पर्वत निर्माण होता है। यहाँ पर क्षैतिज बल मुख्य रूप से क्रियाशील हैं। ये गतियाँ भूप्रवटी में तनाव और संपीड़न कर पर्वत निर्माण करते हैं। इसमें भी तनाव मूलक संचलन के द्वारा क्रस्ट में क्रैक्स पड़ जाते हैं जिससे कि फॉल्ट बनते हैं। रिफ्ट वैली, गारवेन आदि इसके द्वारा टेंशनल मूवमेंट के द्वारा निर्मित होता है। जबकि कंप्रेशनल मूवमेंट के द्वारा यानी कि संपीड़न के द्वारा वलन की क्रिया होती है। संबलन की क्रिया व्यापक स्तर पर होने पर इसे हम लोग संबलन की क्रिया रैप बोलते हैं, जबकि सीमित स्तर पर होने को वलन या फोल्डिंग कहते हैं। तो इससे वलित पर्वत बनते हैं, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग फिर से फॉल्ट पर आते हैं। तो फॉल्ट क्या है? एक फ्रैक्चर है अर्थ क्रस्ट में और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक्स का। तो भ्रंश एक दरार है जिसके दोनों ओर चट्टानों का विस्थापन हो जाता है। कभी कभी दोनों ओर से चट्टानें आकर एक दूसरे से जुड़ती भी हैं, जिसको हम लोग रिवर्स फॉल्ट के नाम से जानते हैं। चलिए ये हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फोल्ड पर आते हैं। तो संपीडनात्मक बलों के कारण चट्टानी परतों के मुड़ने को वलन कहते हैं। इसमें मूल रूप से दो क्रिया होती है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। अगर अपफोल्ड होता है तो उसे एंटीक्लाइन कहते हैं, नीचे मुड़ जाने से डाउनफोल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को जानकारी हो गया। सडन मूवमेंट्स में भूकंप, ज्वालामुखी की घटना, भूस्खलन, इन सबों को सडन मूवमेंट्स में जोड़ते हैं। ये भी हम लोगों का अंतर्जात बल के द्वारा हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वलन के प्रकार पर। वलन हम लोग को समझ में आ गया कि संपीड़न के कारण रॉक्स में जो मुड़ाव की क्रिया होती है उसे ही हम लोग वलन कहते हैं। वलन के जो प्रकार हैं उनमें पहला जो प्रकार है वो सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्डिंग है। इसमें वलन के दोनों लिम्स जो होते हैं यानी भुजा, इसके झुकाव समान होते हैं। असममित में दोनों भुजाओं के झुकाव में अंतर होता है। मोनोक्लाइनल में एक जो लिम्स है वो लगभग खड़ा होता है यानी 90 डिग्री के एंगल के करीब होता है, जबकि दूसरा झुका होता है। जो समनत वलन है चौथा, जिसको आइसोक्लाइनल बोलते हैं, एक दिग्नित को मोनोक्लाइनल बोलते हैं, तीसरा नंबर वाला जो डायग्राम में दिख रहा है। चौथे वाले को समनत कहते हैं। इसमें दोनों वलन के जो लिम्स होते हैं, भुजा होते हैं, उनका समान झुकाव होता है और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। पांचवें वाले को हम लोग परिवलित वलन या रिकम्बेंट फोल्डिंग कहते हैं। इसमें वलन की दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं। तो यहाँ तक जो परिवलित वलन है, यहाँ पर वलन की क्रिया काफ़ी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि वलन की दोनों भुजाएं पैरेलल हो जाती है। छठा में हम लोग का ओवर टर्न फोल्ड तब होता है जब एक जो लिम्स है वलन की दूसरे पर उलट जाए या टूट जाए, तो इससे प्रतिवलित वलन ओवर टर्न फोल्ड का निर्माण होता है और इसी से नेपे या ग्रीवा खंड का निर्माण होता है। सातवां जो है प्लंज फोल्ड। इसमें क्या होता है, वलन की धुरी झुकी हुई होती है यानी एक्सिस जो होती है इंक्लाइंड हो जाती है। फैन फोल्ड क्या होता है, एक बड़े वलन के भीतर जब अनेक छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां पाई जाती हैं तो इसे फैन फोल्ड कहते हैं।
तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। इसमें भी ये भी देखेंगे एक्यूट एंगल, बंद वलन और खुला वलन। बंद वलन क्या है? जब ये दो लिम्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है तो उसे न्यून वलन या एक्यूट एंगल से बंद वलन बोलते हैं। और जब दो वलन के बीच का जो कोण है वो ज़्यादा होता है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है, तो उसे ऑब्ट्यूज वलन या खुला वलन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग के पास जो वही है ओवर टर्न्ड फोल्डिंग, उसी से नैपे मिल बनता है, जिसको हम लोग ग्रीवाखंड हिंदी में बोलते हैं। When one limb slides over the another due to the intense compression over a long distance, तो तीव्र संपीड़न के कारण जब एक भुजा दूसरी पर लंबी दूरी तक चढ़ जाती है तो उसे ही नैपे या ग्रीवाखंड बोलते हैं। जब वलन के अक्ष पर टूट जाती है और छिटक कर दूर गिरती है तो इसे एलोकथनस या अपरस्थानिक कहते हैं, और जब पास गिरती है तो उसे ऑटोकस्थनस या स्वस्थानिक कहते हैं। तो ये हम लोगों को नैपे के बारे में जानकारी मिल गया। डिटेल्स में नैपे को और भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और नैपे को अलग से बता देंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्ट्रक्चरल फोल्डिंग्स। स्ट्रक्चरल फोल्डिंग में एंटीक्लाइन सिंक्लाइन को लेते हैं। वलन का ऊपर उठा हुआ भाग जब डोम शेप का होता है तो उसे हम लोग एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जब वही डोम शेप नीचे धंसा हुआ होता है तो उसे ही सिंक्लाइन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए संबलन। संबलन क्या है? यह वलन से बृहद होता है। इसमें स्थलखंड का उभार जो होता है गुंबद नुमा होता है। यह दो प्रकार का होता है, अप रैप और डाउन रैप। तो ये वलन की तरह ही है, लेकिन वलन से ये बृहद स्तर पर होता है। इसमें जो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन जो होते हैं वो डोम शेप में दिखते हैं। जब अप रैप में ऊपर की तरफ उठा होता है, डाउन रैप में नीचे की तरफ डोम शेप में मुड़ जाता है। तो ये हम लोग अप रैप और डाउन रैप से पकड़ लिए। नेक्स्ट हम लोग फॉल्ट के बारे में भी पढ़े थे कि तनाव बल के कारण फॉल्ट होता है। तो इसमें नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि वन ब्लॉक्स जो होता है दूसरे ब्लॉक से दूर खिसक जाता है, जबकि रिवर्स में क्या होता है कि एक ब्लॉक्स दूसरे ब्लॉक से आकर जुड़ जाता है। तो इससे रिवर्स ब्लॉक्स बनते हैं। डायग्राम में यहाँ देखिए दो बल हैं, एक बल इधर जा रहा है, एक बल इधर जा रहा है, और दोनों के या ऊपर नीचे भी जा सकता है। इससे समान भ्रंश का निर्माण होता है। जबकि व्युत्क्रम में ऊपर नीचे भी जा सकता है, जाके जुड़ सकता है, और साइड से भी आकर जुड़ सकता है। तो ये हो गया। इसमें देखिए लेटरल फॉल्ट है। इसमें क्या होता है, एक भूखंड दूसरे भूखंड से स्लाइड करता है हॉरिजेंटली, तो ये इसको हम लोग लेटरल फॉल्ट या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। तो ओवर थ्रस्ट फॉल्ट, वन ब्लॉक्स मूव्स ओवर द अनदर ड्यू टू द एक्सेसिव कंप्रेशंस। तो यही इसी से आपका ओवर थ्रस्ट फॉल्ट बोलते हैं इसी को, या स्टेप फॉल्ट, इसको ओवर थ्रस्ट फॉल्ट बोलेंगे, या हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलेंगे, लेटरल फॉल्ट बोलेंगे। स्टेप फॉल्ट में क्या होता है कि सीढ़ी डार्ट टाइप का फॉल्ट निर्मित हो जाता है। तो ये स्टेप फॉल्ट हो गया। एक ही दिशा में झुके अनेक भ्रंशों की श्रृंखला होती है ये स्टेप फॉल्ट। रिफ्ट वैली या हॉर्स्ट, तो रिफ्ट वैली और गार्बेन लगभग एक ही तरह का होता है, बस ये है कि गार्बेन छोटे आकार का होता है, रिफ्ट बड़े होते हैं। When the middle block sinks between the two normal faults, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं रिफ्ट वैली। मतलब कि दो समान भ्रंशों के बीच का भाग नीचे धंस जाए, रिफ्ट घाटी या गार्बेन कहते हैं। दोनों में अंतर एरिया का है, गार्बेन छोटे होते हैं, रिफ्ट घाटी बड़े होते हैं। When the middle blocks rises between the faults, उसको हॉस्ट बोलते हैं। मिडल ब्लॉक्स जो ऊपर हो जाते हैं, कुछ फॉल्ट्स के उदाहरण जैसे कि नर्मदा घाटी, राइन रिफ्ट घाटी, लाल सागर, रेड सी, डेड सी, ये सब रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में अभी हम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी के ऊपर काम करता है, जैसे कि नदी, पवन, सागरीय धारा, हिमानी, परिहिमानी, भूमिगत जल, ये सब
एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के रूप में जाने जाते हैं। इससे इरोजन्स की क्रिया होती है और डेनुडेशंस में दोनों को हम लोग समझ रखते हैं। क्या नाम है, वेदरिंग और इरोजन दोनों प्रकार का। वेदरिंग के द्वारा फिजिकली वो टूट जाते हैं, उसी स्थान पर रह जाते हैं, और जब ट्रांसपोर्टेशंस हो जाता है तो ये इरोजन्स कहलाता है। तो ये बहिर्जात कारक हैं। ये टेम्परेचर के द्वारा वेदरिंग वगैरह होता है, फ्रॉस्ट के द्वारा वेजिटेशंस, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सारे वेदरिंग के फैक्टर्स हैं। इरोजन में अभी आपको पांचों फैक्टर्स, रिवर्स, ग्लेशियर, विंड, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, पेरी ग्लेशियर, ये सब इरोजन के फैक्टर्स हैं। तो वेदरिंग के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, फ्रॉस्ट है, वेजिटेशन है, एनिमल्स है, ह्यूमन एक्टिविटी, ये वेदरिंग के वहीं पर तोड़ ताड़ के रख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब एक बड़ी अपनीति के भीतर अनेक छोटी छोटी अभिनतियाँ या अपनतियाँ होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग महाअपनति या महाअभिनति, इंग्लिश में एंटीक्लाइनोरियम बोलते हैं। इसी तरह से सिंक्लाइन में भी बहुत सारे नीचे वाले धसे हुए भाग, उसमें छोटी छोटी अपनतियाँ अभिनतियाँ होती हैं, उसे हम लोग महाअभिनति या सिंक्लोनोरियम बोलते हैं। कुछ उदाहरण हैं। रिफ्ट घाटी या गर्त इतनी गहरी हो सकती हैं कि उनका तल समुद्र तल से भी नीचे पहुंच जाता है। एशिया का डेड सी रिफ्ट घाटी है। इसका समुद्र तल से 866.93 मीटर नीचे है ये डेड सी। इसी तरह से देखेंगे कि रिफ्ट घाटी आर फाउंड नॉट ओनली ऑन लैंड, केवल जमीनी भाग पर नहीं है बल्कि ओशन फ्लोर में भी मिलता है। क्यूबा के दक्षिण में बार्टलेट ट्रॉफ समुद्र तल से 4.8 किलोमीटर गहरा है। इसी तरह से जावा के पास समुद्र तल लगभग 6.4 किलोमीटर गहरा है। फिलिपाइन गर्त जो है वन ऑफ द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंचेज रीचिंग अबाउट 10.47 किलोमीटर्स। तो फिलिपाइन गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है जिसकी गहराई 10.47 किलोमीटर है। इसी तरह से स्कॉटलैंड का मध्यवर्ती मैदान, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी, भारत की नर्मदा और ताप्ती घाटी, ये रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। तो ये सब इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।